अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। ये 1939 का वाकया है। उस वक्त हम शाहबाद जिला करनाल में रहते थे। शाहबाद एक छोटा सा गांव था और शाहबाद से कुछ दूर एक दरिया बहता था जिसके किनारे पर बैठकर हम अक्सर मछलियां पकड़ा करते थे। ये जगह मारकंडे के नाम से मशहूर है। शाहबाद से जब हम दरिया पर जाते तो रास्ते में एक मरघट आता और उसके बाद दरिया पर पहुंचते थे। उस वक्त मुझे पहलवानी का बहुत शौक था और हमारे उस्ताद पहलवान नथु मल थे। मैं उनका सबसे बड़ा और पहला शागिर्द था। मैं उनकी शागिर्दी में आसपास के इलाकों की कुश्तियां जीत चुका था और शब्बू मल के नाम से मशहूर था। उस्ताद साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए अखाड़े की तमाम जिम्मेदारी भी मेरे सुपुर्द थी। हमने दरिया के पास अखाड़ा बनाया हुआ था और सुबह सवेरे सबसे पहले मैं ही अखाड़े में पहुंचता था। बाकी लड़के और उस्ताद साहब जरा देर से आते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं फजर की अजान से भी पहले अखाड़े पर जा पहुंचता और जिस्म पर तेल मलकर कसरत शुरू कर देता। एक तो शौक था, दूसरा जवानी थी और जवानी के जोश में किसी किस्म का खौफ दिल में नहीं था। उस्ताद साहब मुझे हमेशा मना करते थे कि तुम सुबह होने से पहले ना जाया करो। मरघट के करीब जिनों भूतों और आसेब का बसेरा होता है, ये ना हो तुम्हें कोई नुकसान दे। मगर मुझे अपने कसरती जिस्म पर फख्र था। मैं हमेशा यही जवाब देता था कि ये जिन भूत कुछ भी नहीं है, ये तो ख्याली बातें हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक रात फिर मेरी जल्दी आंख खुल गई। मैं हस्बे मामूल अखाड़े की तरफ चल पड़ा। मैं हर किस्म के खौफ से बेनियाज अपनी ही धुन में मगन गुनगुनाता हुआ जा रहा था। जब मैं बरगद के करीब पहुंचा तो मुझे किसी बकरी के बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं आवाज सुनकर रुक गया। मैंने इधर उधर देखा। मुझसे कुछ दूर एक पीपल के पेड़ तले एक छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा था। मैं उसे देखकर समझा कि शायद किसी रेवड़ से बिछड़कर ये रात को यहीं रह गया है, क्योंकि दिन में अक्सर गडरिये बकरियों के रेवड़ लेकर दरिया पर जाते थे और वहां से बकरियां चराकर दिन ढले वापस आते थे। मैंने सोचा चलो इसे भी अखाड़े पर लिए चलता हूँ, जिसका होगा दिन में उसे दे देंगे। अगर मालिक ना मिला तो उस्ताद साहब की नजर कर देंगे, वो खुश हो जाएंगे। वैसे भी वो बकरियां पालने के भी शौकीन थे और कई आला नस्ल की बकरियां उनके पास मौजूद थीं। ये सोचकर मैंने आगे बढ़कर बकरी का बच्चा गोद में उठा लिया और उसे प्यार करता हुआ अखाड़े की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलकर मुझे महसूस हुआ कि बकरी के बच्चे का वजन कुछ बढ़ गया है और उसकी टांगें भी कुछ लंबी हो गई हैं। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो और बकरी का बच्चा उतना ही बड़ा हो। कुछ दूर चलकर एक वीरान कुआं आता था जो कि काफी अरसे से बंद पड़ा था। लोग उससे पानी भरना छोड़ चुके थे या शायद वो खुश्क हो चुका था। कुआं हमारे होश संभालने हमारी पैदाइश से बहुत पुराना था। हमने जब से होश संभाली थी उस कुएं को ऐसे ही वीरान देखा था। हम उसके वीरान होने की वजह नहीं जानते थे। उसकी मुंडेरें भी काफी खस्ता हाल हो चुकी थी, जगह जगह काई जमी हुई थी। जब मैं कुएं के करीब पहुंचा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बकरी की टांगें जमीन तक टकराने लगीं। जाहिर है वो इतनी लंबी हो चुकी थी कि जमीन को छूने लगी थी। मैं खौफजदा हो गया, मगर मैं पहलवान था और कई नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त दे चुका था। मैं समझ गया कि ये जिन या कोई और दूसरी चीज है। मामला कुछ गड़बड़ है। ये महज बकरी का बच्चा नहीं हो सकता। इसे आज सबक सिखाना चाहिए। मैं फितरतन बहादुर वाक़या हुआ था और वैसे भी मेरे नाम के साथ पहलवान का खिताब था। मैं हिम्मत कैसे हारता और डरता कैसे, ये सोचते हुए मैंने बकरी के बच्चे को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से इंसानी आवाज में चीख निकली, हाय मार डाला। मगर मैंने फौरन ही उसकी टांगें पकड़ ली और उस पर अपना पैर रखकर एक झटका दिया। झटका देते ही कड़च की जोरदार आवाज आई और उसकी एक टांग टूट गई। सुबह के सन्नाटे में उसके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और दूर दूर तक सुनाई दी। दरख्तों पर बैठे परिंदे खौफ से उड़कर शोर मचाने लगे। परिंदों की मिलीजुली आवाजों ने माहौल को और भी सहरज़दा बना दिया था। मगर मैंने घबराने के बजाय उसे अपने हाथों पर उठा लिया और घुमाकर उस बंद कुएं की मुंडेर पर दे मारा। उसके हलक से एक और खौफनाक चीख निकली और वो कुएं की मुंडेर से टकराकर मुंडेर समेत कुएं में जा गिरा। मैं एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उस कुएं पर झुका और उसे कहा, आओ बाहर आओ, अगर कुछ दम खम बाकी है तो वो भी निकाल दूं। मेरा नाम शब्बू मल है। आइंदा मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसने मिनमिनाती हुई आवाज में कहा,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बदला जरूर लूंगा। तो फिर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मगर उसकी आवाज आनी बंद हो गई। शायद वो बेहोश हो चुका था, मगर उसकी खरखराती हुई सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसे फिर पुकारा और कहा, आओ बाहर तो आओ, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं गुस्से से अकड़ता हुआ अखाड़े पर चला गया। जब उस्ताद साहब आए तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने तमाम वाकया बड़े फख्र से बताया। उन्होंने कहा, पुत्र तूने ये अच्छा नहीं किया, इन हवाई चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। आज के बाद तुम सूरज निकलने के बाद ही अखाड़े में आना। दिन में इन चीजों का किसी पर बस नहीं चलता, मगर ये रात के बादशाह हैं, तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी और इसी तरह सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले अखाड़े पर पहुंच जाता। जब भी मैं उस कुएं के पास से गुजरता उस पर जरूर आवाजें कसता, मगर कोई जवाब ना मिलता। मैंने सोचा शायद वो मर चुका है या फिर मेरे खौफ से वो इलाका ही छोड़ गया है। फिर तो मेरा हौसला इतना बढ़ गया कि मैं मरघट के करीब से गुजरते हुए उसे जोर से आवाजें देता। कभी उस कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर उसे बार बार ऐसे पुकारता जैसे मुकाबले के लिए आवाजें दे रहा हो, मगर आगे से कोई जवाब ना आता। मैं जोर जोर से चिल्लाता और बोलता, है कोई जिन भूत यहाँ जो मुझसे मुकाबला करे? अरे मैं इस वीराने में हूँ तुम्हारे पास। सुना है वीरानों के तुम बादशाह हो, रात के बादशाह हो, मगर है तुम में से जो कोई मुझसे मुकाबला कर सके? एक रात पता नहीं किस वक्त मेरी आंख खुल गई। वक्त तो मुझे देखना नहीं आता था, वैसे भी हमारे पास घड़ी नहीं थी और हम सब भाई बहन अनपढ़ थे। मैंने सितारों को देखकर अंदाजा लगाया कि कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। मैं जल्दी जल्दी उठा और अखाड़े की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल मैंने मरघट के पास गुजरते हुए आवाज लगाई, है कोई माई का लाल, कोई जिन भूत, कोई चुड़ैल, अरे कोई बाहर की हवाई मखलूक जो मुझसे मुकाबला कर सके? मगर कोई जवाब मासूल ना हुआ। मैं अखाड़े पर चला गया। वहां जाकर देखा तो एक लड़का मुझसे पहले जिस्म पर तेल लगाए कसरत कर रहा था। देखने में वो एक दुबला पतला लड़का नजर आ रहा था, जिस्मानी तौर पर निहायत कमजोर, जो किसी तरह भी मेरे मुकाबले का नहीं था। मेरे एक दाव की मार भी ना वो झेल सकता था। दाव तो क्या, मैं उसे एक थप्पड़ लगाता तो शायद उसका दिमाग ही घूम जाता। उससे पहले मैंने उसे कभी वहां पर नहीं देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, मगर मैंने उससे तहकमाना अंदाज में पूछा, अरे कौन हो तुम? वो कहने लगा, मैं डेरा से आया हूँ। डेरा एक जगह का नाम था जो पास ही थी, और तुमसे मुकाबला करूंगा। मैं तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ। उसका मतलब वाजे था, यानी वो मुझे चैलेंज करने आया था। मैंने उसके मननी से बदन पर एक इखारत और नफरत भरी नजर डाली और कहा, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अभी तो रात के 3 बजे हैं, सवेरे तेरा उस्ताद आएगा तो फिर उनसे बात करूंगा। उस वक्त काफी अंधेरा था, वैसे भी अंधेरी रातें थी, मगर दरिया के करीब खुली जगह होने की वजह से कुछ कुछ दिखाई देता था। मैं उसके उस्ताद के इल्म में लाए बगैर उससे मुकाबला नहीं करना चाहता था। उस्ताद तो सवेरे आएगा, अगर दम है तो अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं, उसने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे तैश दिला रहा हो। मैंने कहा, ठीक है आ जाओ। मैं लंगोट तो घर से ही कसकर चलता था, लिहाजा मैं तैयार हो गया। मैंने फौरन जवानी के जोश में धोती कुर्ता उतार कर एक तरफ फेंका और अखाड़े में उतर गया। मट्टी हाथों पर मलकर मैंने उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही उसने मुझे बिजली की सी तेजी से एक झटका दिया और उठकर अखाड़े में दे मारा। मैं तो सोच भी न सकता था कि उस दुबले पतले से लड़के में इतनी ताकत होगी। मैं गुस्से में फौरन उठ खड़ा हुआ और उसे गिराने की कोशिश में उससे लिपट गया। चंद मिनट हम इसी तरह जोर आजमाई करते रहे, फिर हम दोनों गिर गए। हम एक दूसरे से लेटे जोर आजमाई करते रहे, कभी वो मेरे ऊपर और कभी मैं उसके ऊपर। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसका जिस्म जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि अब मैं उसके बराबर का कद होने के बावजूद उसके कंधों से भी नीचे आ रहा था। और फिर उसने एक बार फिर मुझे उठाया और अखाड़े में दे मारा। नीचे गिरते ही उसने फुर्ती से मेरी टांग पकड़ी और मैं उस पर अपना पांव रखकर एक झटका दिया। मेरी चीख निकल गई, मेरी पिंडली की हड्डी टूट चुकी थी। उसने मुझे फिर उठाया और घुमाकर अखाड़े के एक किनारे की तरफ पड़ी ईंटों पर दे मारा। दर्द की शिद्दत से मैं एक बार फिर चीख उठा और उन ईंटों से मेरा सर टकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मुझे सितारे से टूटने दिखाई देने लगे। फिर मुझे उसकी आवाज आई, मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। मैंने आज अपना बदला ले लिया है। ये उसी कुएं के मुंडेर की ईंटें हैं जिन पर तुमने मुझे फेंका था। अब उठ और मुझसे मुकाबला कर। बड़ा पहलवान है ना तू, उठ अब उठ कर दिखा। वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर मैं बेहोश हो चुका था। सुबह मेरा उस्ताद और दूसरे लड़के आए तो उन्होंने मुझे बेहोश पाया। फिर उन्होंने मुझे उठाया, मेरी हड्डी जुड़वाई और घर पहुंचाया। कई रोज के बाद मुझे होश आया। मैं 1 माह से भी ज्यादा बिस्तर पर पड़ा रहा। बुखार भी ना उतरता था।
कई आमिलों को बुलवाया गया और मेरा इलाज कराया गया। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किलों से सेहत याब हुआ, मगर पहलवानी का शौक खत्म हो गया। एक रोज मेरे उस्ताद साहब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात थी। फिर मैंने उन्हें तमाम बात बताई। उन्होंने कहा हम सब तुम्हें इस हाल में देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि अखाड़े में तुम्हारी कुश्ती लड़ने के निशानात मौजूद थे, मगर तुम्हारी टांगों के साथ साथ लंबी लंबी टांगों के निशान भी मौजूद थे, जिनका पांव और घुटनों का फासला कम से कम 3-3 फीट का था। हम ये निशान देखकर समझ गए थे कि तुमने उसी जिन या भूत से कुश्ती लड़ी है, जिसको एक बार तुमने मारा था और उसने अपना बदला लेने के लिए ही तुम्हें मारा है। टांग टूटने की वजह से मैं हमेशा के लिए कुश्ती लड़ने से महरूम हो गया, क्योंकि अब भी मैं लंगड़ा कर चलता हूँ। आज भी जब उससे लड़ने का ख्याल आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने वो कौन था जिसने मुकाबले की मुझसे ठानी थी, लेकिन दर हकीकत गलती मेरी ही थी। मैंने अपनी जवानी और अपनी पहलवानी के जोश में आकर उसे नाहक मारा था। मैं गरूर में आ गया था और आखिरकार उसने एक दिन मुझसे अपना बदला ले ही लिया।